जय हिंद साथियों, मैं हूं धनंजय दागर, हिंदी विशेषज्ञ। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आया हूं हिंदी का इतिहास भाग 6, यानी कि ये इस अध्याय का 6वां भाग है जिसको आज हम शुरू करने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको थोड़ी सी हमारे YouTube चैनल के बारे में, जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस द फ्यूचर बिगिंस हियर। यानी कि यहाँ पर आप यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम के किसी भी एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कर सकते हैं हमारे जो स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्टार एजुकेटर्स हैं, उनके द्वारा। यानी कि जितने भी स्टार एजुकेटर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं वो अपने अपने फील्ड में जो है स्पेशलिस्ट हैं, यानी कि विशेषज्ञ हैं, जो कि आपको यहाँ पे पूर्णतः अपने अपने सब्जेक्ट को कवर कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको हिंदी पढ़ाता हूँ, आप जानते ही हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं जल्दी से। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये हमने यहाँ पे हमारे जो चैनल का थोड़ा सा अपडेशन है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा एक बार दिखा देते हैं आपको। सबसे पहले लिखा हुआ है ऊपर नेक्स्ट क्लासेस। नेक्स्ट क्लासेस ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको जाकर सब्सक्राइब करना है। वहां पर जितने भी वीडियोस आप देख पाएंगे उनको आपको सभी वीडियोस को वॉच करना है, सबको शेयर करना है, सबको लाइक करना है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे कि अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके अलावा यदि आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए किसी भी स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि जो स्टडी मटेरियल हम यहाँ पे यूज करते हैं वो आपके पास हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस। इसके अलावा यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और यदि आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम के माध्यम से हमें फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अब आपको याद होगा, ये पूरा जो चैप्टर है हिंदी का इतिहास, ये अभी तक हम 5 पार्ट्स में पढ़ चुके हैं, यानी कि अब हम 6वां पार्ट शुरू करने वाले हैं। तो हम वापस से अपने उसी जो स्टडी मटेरियल को यूज करेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ था, जैसा कि आप लोगों को याद होगा। तो यहाँ से हमें शुरू करना था। 5वें भाग में हमने खड़ी बोली के कुछ बिंदु पढ़े हुए थे, अब हम उसको आगे यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहले पॉइंट में आपका पद्य रूप और दूसरे में गद्य रूप, इन दो शब्दों का हमने प्रयोग किया हुआ है। तो ये होते क्या है, पहले तो हम इनको समझ लेते हैं। तो इनको समझाने के लिए मैं आपको किसी भाषा विशेष के बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कि इंग्लिश हो, संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी भाषा हो। किसी भी भाषा को लिखने के दो तरीके होते हैं, यानी कि गद्य रूप और पद्य रूप, यानी कि पोयम और स्टोरी इंग्लिश में कहें तो। यानी कि किसी भी भाषा को दो तरीके से लिखा जाता है, कविता के माध्यम से या कहानी के माध्यम से। तो इसी तरीके से जो खड़ी बोली हमारी भाषा है, इसको भी हम दो तरीके से लिखते हैं, पद्य रूप और गद्य रूप में। तो अब इसकी शुरुआत कैसे हुई वो हम यहाँ पे थोड़ा समझेंगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि खड़ी बोली का सर्वप्रथम पद्य रूप में प्रयोग, यानी कि खड़ी बोली का सबसे पहले पद्य शैली में प्रयोग किसने किया, तो वो किया खड़ी बोली के जनक, जिनका नाम है अमीर खुसरो जी ने। इन्होंने ग्रंथ लिखा, यानी कि ये, जिसका नाम है खालिक बारी, यानी कि ये। तो क्वेश्चन यहां से किस तरीके से पूछा जाएगा कि खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो जी ने किस शैली में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया, तो आपका उत्तर वहां पे क्या होगा, पद्य शैली या फिर पद्य रूप। या आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहले पद्य रूप में खड़ी बोली का प्रयोग किसने किया, तो आपका उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक, अब इसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि अमीर खुसरो जी ने किस ग्रंथ में इसका प्रयोग किया, तो आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पे क्या, खालिक बारी। तो इस तरीके से ये जो है आपका पॉइंट यहाँ पे पूरा होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं गद्य रूप पे। खड़ी बोली का सर्वप्रथम गद्य रूप में प्रयोग किसके द्वारा किया गया, लल्लू लाल जी के द्वारा। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रेम सागर, यानी कि ये। तो खड़ी बोली का दो तरीके से प्रयोग किया गया, पद्य शैली और गद्य शैली में, यानी कि पद्य रूप और गद्य रूप में। तो खड़ी बोली का पद्य रूप में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, खड़ी बोली के जनक, जिनका नाम है अमीर खुसरो। इन्होंने ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है खालिक बारी, इसमें किया। यदि हम गद्य रूप की बात करें तो खड़ी बोली का सबसे पहले गद्य रूप में प्रयोग किया लल्लू लाल जी ने अपनी पुस्तक में, जिसका नाम है प्रेम सागर। तो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि आपके सब इंस्पेक्टर में पहले ही पूछे जा चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे देसी हिंदुस्तानी भाषा कहा है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो विद्वान हैं, इन्होंने खड़ी बोली को क्या नाम दिया हुआ है, तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, देसी हिंदुस्तानी भाषा। या आपसे पूछा जाता है कि देसी हिंदुस्तानी भाषा किसे कहा जाता है, तो खड़ी बोली को कहा जाता है। या खड़ी बोली का अन्य कौन सा नाम है, या उसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो भी आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर देसी हिंदुस्तानी भाषा। अब ये पूछा जाता है कि ये नाम किसके द्वारा दिया गया,
तो आपका उत्तर हो जाता है यहाँ पर जॉर्ज ग्रियर्सन। जैसा कि आपको याद हो, मैं इससे पिछले वाले भाग में आपको जॉर्ज ग्रियर्सन कौन है इनकी पूर्णतः जानकारी दे चुका था, जिसमें चौथे भाग में मैंने आपको ये बताया हुआ था। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जॉर्ज ग्रियर्सन जो विद्वान है वो है कौन। तो आप सभी जानते हैं कि सन 1600 ईसा में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ। सन 1600 ईसा में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था। उसके बाद जो है विदेशी लोग हिंदुस्तान में आते ही गए। तो फ्रांस से जो लोग आए उनके साथ में जॉर्ज ग्रियर्सन नाम के विद्वान भी आए, जो कि फ्रेंच साहित्यकार थे। यानी कि ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर सबसे पहले भाषाओं पर और हिंदुस्तान की जो भाषा है हिंदी उसके साहित्य का लेखन किया। यानी कि इन्होंने भाषाओं के पे भी सर्वे किया कि हिंदुस्तान में कितनी भाषाएं बोली जाती थी उस समय जब ये हिंदुस्तान में आए थे। साथ ही साथ हिंदी भाषा का साहित्य भी इनके द्वारा लिखा गया। लेकिन इनसे पहले एक विद्वान और थे जिन्होंने हिंदी भाषा का साहित्य लिखा था, जिनका नाम था गारसा द तासी। ये वो विद्वान है जिन्होंने हिंदी भाषा का सबसे पहले साहित्य लिखा हुआ था, लेकिन फ्रेंच भाषा में, क्योंकि ये भी कहां से आए थे, फ्रांस से आए थे। अब इनके द्वारा जो हिंदी भाषा का साहित्य लिखा गया था उसी साहित्य को व्यवस्थित तरीके से लिखा आपके विद्वान जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। जॉर्ज ग्रियर्सन जी का पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन जी का पूरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, और ये भी आपके फ्रेंच साहित्यकार थे। तो इन्होंने गारसा द तारसी जी के द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था आपका, उसको यहाँ पे इन्होंने व्यवस्थित तरीके से लिखा। और इन्होंने जिस ग्रंथ में हिंदी भाषा का साहित्य फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ था उसे इन्होंने नाम दिया इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंड हिंदुस्तानी। बिल्कुल सही सुना आपने, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंड हिंदुस्तानी। ये इनकी उस पुस्तक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन जी का, जिसमें इन्होंने हिंदी का साहित्य लिखा लेकिन फ्रेंच भाषा में लिखा। तो ये जो विद्वान थे इन्होंने क्या कहा कि खड़ी बोली क्या है, देसी हिंदुस्तानी भाषा है। तो इन्होंने खड़ी बोली को देसी हिंदुस्तानी भाषा कहकर नवाजा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले बिंदु पर। लिखा हुआ है खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य। महाकाव्य जो शब्द है इसको मैं पहले भी पुरानी क्लासेस में बहुत अच्छे से आपको डिफाइन कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पे आपको डिटेल में इसको यहाँ पे समझाऊंगा कि महाकाव्य है क्या। महाकाव्य शब्द को हम यहाँ पे दो भागों में पहले तोड़ देते हैं, महा और काव्य। तो काव्य जो शब्द है आपका, इसका मतलब होता है कविताओं का संग्रह, यानी कि जहां पर कविताओं को इकट्ठा किया जाता हो। महा का मतलब होता है ज्यादा, यानी कि ऐसी जगह जहां पर ज्यादा कविताओं को इकट्ठा किया गया हो, है ना। तो ये होता है आपका महाकाव्य। अब बात ये आती है कि महाकाव्य किसके ऊपर लिखा जाता है। तो महाकाव्य दो प्रकार के लोगों पर लिखा जाता है, यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो राजवंश में जन्मा हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो जो महान पुरुष रहा हो अपने समय का। तो दो प्रकार के लोगों पर हम लिखते हैं महाकाव्य। अब महाकाव्य में होता क्या है, जिस व्यक्ति के ऊपर महाकाव्य लिखा जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति की कहानी इसमें वर्णित की जाती है, उसके संपूर्ण जीवन का इसमें चित्रण होता है। यानी कि संपूर्ण जीवन से मतलब क्या है, यानी कि जो नायक है महाकाव्य का वो कौन है, उसके माता पिता कौन थे, नायक का विवाह किससे हुआ, उसकी संतानें जो उत्पन्न हुई। तो यदि हम ध्यान दें तो 3 जनरेशन यानी कि 3 पीढ़ियों का यहाँ पर क्या होता है, पूरा लेखा जोखा होता है। कितनी जनरेशंस का, 3 जनरेशंस, यानी कि 3 पीढ़ियों का हिसाब किताब इस कहानी में होता है। अब चूंकि इतनी बड़ी कहानी होती है तो स्वाभाविक सी बात है उसे एक भाग में लिखना आसान नहीं होता। तो इसे कम से कम कितने भागों में बांटा जाता है, 8 भागों में, जिसे हम साहित्यिक भाषा में कहते हैं सर्ग। यानी कि ये आपके ऐसा ही 2015 में पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर 2015 में पूछा गया था कि महाकाव्य में कितने सर्ग होते हैं, या महाकाव्य को कितने सर्गों में बांटा जाता है। तो आपका उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये जो होता है आपका महाकाव्य होता है। ये मैंने एक छोटी सी परिभाषा यहाँ पे आपको बताई है। आगे जब ये चैप्टर आएगा आपका काव्य नाम का, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा कि महाकाव्य होता क्या है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। महाकाव्य अब आप समझ ही गए होंगे, थोड़ा सा ग्रंथ को भी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है गुथा हुआ, यानी कि सुई धागे से सिल देना, है ना। तो ग्रंथ शब्द का अर्थ होता है गुथा हुआ, और ग्रंथ को आप एक तरीके से एक पुस्तक मान लें कि एक पुस्तक होती है, लेकिन ये पुस्तक लिखी किसके ऊपर जाती है, यानी कि टॉपिक क्या होता है इसमें। तो ये भी 2 प्रकार के विषयों पर इसको लिखा जाता है। सबसे पहला विषय आपका रहता है इसमें भगवान का अवतार, यानी कि किसी भगवान के अवतार पे यदि हम कोई कहानी लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, आपकी ग्रंथ कहलाती है। या फिर हम किसी विशेष विषय पर जो किताब लिखते हैं तो वो भी हमारी किताब क्या कहलाती है, आपकी
ग्रंथ कहलाती है। जैसे कि आपका हिंदी का एक अध्याय है जिसका नाम है छंद, तो छंद जो आपका अध्याय है इसका लेखन किया गया है एक पुस्तक में जिसका नाम है छंद सूत्रम। तो छंद सूत्रम जो पुस्तक है वो क्या कहलाएगी, आपकी ग्रंथ, क्योंकि वो लिखी गई है विशेष विषय पर। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट था हमारा, यानी कि ये पॉइंट था, खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य कौन सा है हमारा, प्रिय प्रवास है, जिसकी रचना किसके द्वारा की गई, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा की गई। यानी कि खड़ी बोली में जो सबसे पहले महाकाव्य लिखा गया वो कौन सा था, प्रिय प्रवास था, और इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा की गई। इस महाकाव्य का जो लेखन है वो 4 साल तक किया गया, यानी कि सन 1909 से इसको लिखना हमने शुरू किया और सन 1913 तक इसका लेखन किया। ठीक, इसके बाद यदि हम बात करें कि इस महाकाव्य में किसका वर्णन है, तो यहाँ पर इस महाकाव्य में राधा जी को समाज सेविका के रूप में दर्शाया गया है। ये जो महाकाव्य है आपका प्रिय प्रवास, इसमें राधा जी को समाज सेविका के रूप में दर्शाया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यदि हम बात करें कि खड़ी बोली के सबसे लोकप्रिय कवि कौन है, तो वो है आपके हरिऔध। यानी कि खड़ी बोली जो भाषा है उसका सबसे लोकप्रिय कवि किसे कहा गया है, तो वो कहा गया है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को। अब बढ़ते हैं हम अगले बिंदु की ओर। लिखा हुआ है खड़ी बोली को स्टैंडर्ड भाषा कहते हैं, यानी कि ये एक और नाम हो गया खड़ी बोली का, यानी कि खड़ी बोली को स्टैंडर्ड भाषा के नाम से भी जाना जाता है। या आपसे पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड भाषा किसे कहते हैं, तो खड़ी बोली को कहते हैं, है ना, या खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे स्टैंडर्ड भाषा भी कहते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में जो हम विचारों का आदान प्रदान करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो वो किस भाषा के माध्यम से करते हैं, हम खड़ी बोली के माध्यम से, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड भाषा भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यदि हम बात करें कि हिंदी प्लस उर्दू मिश्रित भाषा क्या है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी भाषा है हिंदी और उर्दू, इन दो भाषाओं के मिलने से, इन दो भाषाओं के मिलने से ही खड़ी बोली की रचना हुई थी। यानी कि जब खड़ी बोली को बनाया गया था उस समय इसमें दो भाषाओं के शब्द शामिल थे, कौन कौन से, हिंदी और उर्दू, यानी कि ये दोनों, और इन दोनों भाषाओं के शब्दों के मिलने से आपकी मिश्रित भाषा का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया खड़ी बोली। ठीक, तो इस तरीके से आपकी खड़ी बोली का जो है यहाँ पे अंत होता है। अच्छा, अंत होने से पहले मुझे याद आया कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख पाएंगे अगली स्लाइड में, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और हैं तो इसको मैं आपको बताना चाहूंगा। ये क्या है, लिखा हुआ है हिंदी का मानक रूप किसे कहा जाता है, खड़ी बोली को। मानक का मतलब होता है वास्तविक, है ना, यानी कि जो हिंदी भाषा है उसका वास्तविक रूप, वर्तमान रूप किसे कहा जाता है, आपका खड़ी बोली को कहा जाता है। क्योंकि हिंदी भाषा का समय यदि हम देखें तो वो शुरू होता है 1000 से सन 1350 तक, और 1350 से लेकर आज तक किस भाषा का समय माना जाता है, आपका खड़ी बोली का माना जाता है। इसलिए हम हिंदी भाषा का जो मानक रूप है उसे क्या कहते हैं, खड़ी बोली कहते हैं। ठीक, इसके बाद पहले हम पेन बदल लेते हैं जिससे हमें देखने में थोड़ी और आसानी हो। चलिए पढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है शुद्ध खड़ी बोली के लिए अमीर खुसरो जी ने क्या नाम दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदी भाषा जो है उसे जैसे हिंदी है तो उसे दो प्रकार से हम कहते हैं, शुद्ध हिंदी और हिंदी। तो अभी वर्तमान में जो लोग हम इस्तेमाल करते हैं हिंदी, वो आपकी शुद्ध हिंदी नहीं है, वो केवल हिंदी है ना। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो यहाँ पे जो आपके अमीर खुसरो जी थे उन्होंने आपका जो शुद्ध खड़ी बोली है उसको क्या नाम दिया, हिंदवी। यानी कि जैसे शुद्ध हिंदी और हिंदी है इसी तरीके से शुद्ध खड़ी बोली और खड़ी बोली भी थी। तो शुद्ध खड़ी बोली को इन्होंने क्या नाम दिया, हिंदवी नाम दिया। अब यदि हम बात करें कि ये जो हिंदवी नाम है इसका प्रयोग इन्होंने कितनी बार किया, तो कहाँ पे किया और कितनी बार किया वो भी समझ लेते हैं। तो अमीर खुसरो जी ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था खालिक बारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये वही ग्रंथ है जिसमें इन्होंने पद्य शैली में सबसे पहले खड़ी बोली का प्रयोग किया था। तो इसी ग्रंथ में हिंदवी शब्द का प्रयोग किया गया था 30 बार, यानी 30 हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने कितनी बार, 30 बार, और हिंदी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया था, 5 बार। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी शब्द का प्रयोग कितनी बार किया है इन्होंने, 5 बार किया हुआ है। चलिए, तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और थे जो इससे संबंधित थे। तो अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है आपके सब इंस्पेक्टर में, फिर हम बढ़ेंगे आगे। जैसा कि आपसे पहले पूछा जाएगा कि हिंदी का मानक रूप किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर होगा खड़ी बोली। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि शुद्ध खड़ी बोली को अमीर खुसरो जी ने क्या नाम दिया, तो इसका मतलब है हिंदवी, यानी कि हिंदवी नाम दिया। अब आपसे पूछा जाता है कि हिंदवी शब्द का प्रयोग इन्होंने कितनी बार किया, या हिंदी शब्द का प्रयोग इन्होंने कितनी बार किया भाषा के लिए,
तो इसका उत्तर है हिंदी का 30 भाग और हिंदी का 5 भाग। हालांकि इतना डिटेल जो है आपसे पेपर्स में पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ये बहुत जो है अंदर की बात हो जाती है, इतना डिटेल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन पूछा जाए तो हम तैयार हैं, यानी कि हमें पहले से ये चीजें आती हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी खड़ी बोली समाप्त होती है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल के बारे में, जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस द फ्यूचर बिगिंस हियर। यानी कि आप सभी बच्चों को केवल इतना सा करना है कि हमारे YouTube चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, और जितने भी वीडियोस वहां पे हमारे स्टार एजुकेटर्स द्वारा दिए गए हैं उन सारे वीडियोस को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपके कमेंट्स के माध्यम से हमें पता चलता है कि हम आपको और कितने अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, कितने अच्छे तरीके से हम अपने स्टडी मटेरियल को आप तक पहुंचा सकते हैं। जो भी स्टडी मटेरियल यहाँ पे यूज किया जाता है बेटा जी, वो चुनिंदा चीजों से उसको इकट्ठा किया जाता है, यानी कि जो आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आपको पेपर्स में चीजें मिले वही चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी। ऐसा नहीं कि हम आपको जबरदस्ती की गाथाएं सुनाएंगे या ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चीजें पहले से पूछी गई हैं या पूछी जा सकती हैं, आपको उनका संकलन मिलेगा हमारे नेक्स्ट क्लासेस के हर एक सब्जेक्ट में, है ना। तो ये जो स्टडी मटेरियल है जिसे हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसको आप प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, जिसका नाम है नेक्स्ट क्लासेस। तो नेक्स्ट क्लासेस का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए और वहां से स्टडी मटेरियल जो है इसे डाउनलोड कर लीजिए एज अ पीडीएफ फॉर्म। इसके अलावा यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक पे आप हमसे जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो फिर देर किस बात की है, आज ही और अभी ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट क्लासेस को। चलिए आगे शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां, ये आपका जो है अगला टॉपिक है, हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। तो उपभाषाएं क्या है और बोली क्या है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बोली की व्याख्या करूंगा कि बोली क्या होती है। बोली वह भाषा होती है जिसे एक छोटे से क्षेत्र में बोला जाता है, जिसमें साहित्य की रचना नहीं होती, उसे कहा जाता है बोली। ठीक, अब मैंने इस परिभाषा में एक शब्द इस्तेमाल किया साहित्य। साहित्य क्या है इसको समझ लेते हैं। वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने ये लिखा हुआ है साहित्य, सबसे पहली बात। अब साहित्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? तो साहित्य को इंग्लिश में कहा जाता है लिटरेचर। ठीक, साहित्य को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? लिटरेचर कहा जाता है। यानी कि साहित्य शब्द के यदि हम हिंदी में अर्थ देखें तो तीन अर्थ होते हैं आपके। सबसे पहला अर्थ होता है इसका ज्ञान, दूसरा होता है आपका ग्रंथों का समूह, और तीसरा होता है इसका अर्थ लिपिबद्ध विचार। इसके टोटल आपके यानी कि कुल तीन अर्थ होते हैं साहित्य के। सबसे पहला अर्थ होता है इसका ज्ञान। ज्ञान तो आप जानते ही हैं, यानी कि साहित्य के माध्यम से हमें क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। साहित्य को इंग्लिश में कहा जाता है लिटरेचर। लेकिन लिटरेचर साहित्य है क्या, तो इसको पहले समझ लेते हैं। हर एक भाषा का अपना अलग अलग साहित्य होता है। यानी कि जिस भाषा के बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं हिंदी, तो हिंदी भाषा का समय कब से शुरू हुआ, उसका समय कहाँ पे अंत हुआ, तो उस दौरान जितनी भी भाषाएं रहीं या जितना भी समय बीता, उस समय में जितने भी राजा महाराजा रहे या जितने भी प्रमुख लोग रहे जिनका इतिहास बन गया आगे चलकर, तो ऐसी सारी चीजों का लेखन, कहानी, उपन्यास, महाकाव्य, खंडकाव्य, इनके द्वारा हम अपने साहित्य में करते हैं। तो हर भाषा का अपना एक अलग ही साहित्य होता है समय के हिसाब से, है ना। तो ऐसा नहीं है कि अभी हिंदी का साहित्य लिखना बंद कर दिया गया, अभी भी कवि और लेखकों द्वारा इस चीज को लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश में आपके जो इंग्लिश के कवि और लेखक हैं तो वो भी इस चीज को अभी भी लिखते हैं, अभी भी आपके नॉवेल्स वगैरह लिखे जाते हैं हर साल, है ना। तो ऐसा नहीं है, साहित्य अभी भी लिखा जा ही रहा है और लिखा भी जाएगा। तो हर भाषा का अपना एक साहित्य होता है। साहित्य को समझ लीजिए उस भाषा का इतिहास, जिसे वो पुस्तकों के माध्यम से या कहानी, उपन्यास, काव्य की विधाओं के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। साहित्य का मतलब होता है पहला ज्ञान, दूसरा होता है ग्रंथों का समूह। तो ग्रंथ तो मैंने अभी आपको बताया ही था, ग्रंथ एक पुस्तक होती है जो कि प्राचीन समय में हम जो पुस्तक लिखते थे तो उसे सुई धागे से सिलते थे, तो उसे कहा जाता है गुथा हुआ। गुथा हुआ ही क्या कहलाता है? ग्रंथ शब्द का अर्थ कहलाता है। तो जितनी भी पुस्तकें ऐसी हैं जो प्राचीन समय से संबंधित हैं, जिनमें हमने हमारे यहाँ के राजा राजकुमार या वीर योद्धाओं की गाथाओं का वर्णन जिनमें किया है, वो क्या है? ग्रंथ हैं। या भगवान के अवतारों का वर्णन किया, वो ग्रंथ है। या किसी विशेष विषय पर हमने चीजें लिखी, तो ये सारी चीजें आपकी ग्रंथ शैली में आ जाती हैं। ग्रंथ जो है
केवल उनको कहा जाता है जो महाकाव्य होते हैं। अब सभी महाकाव्यों को ग्रंथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि महाकाव्य इतने हैं, लेकिन ग्रंथ इतने हैं, है ना। तो महाकाव्य चीज अलग है, हालांकि ग्रंथ चीज अलग है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो समान मेल खाती हैं, यानी कि भगवान के अवतार पे हम लिखते हैं किसी पुस्तक को तो वो भी ग्रंथ कहलाता है ना। या किसी हम महान पुरुष पे लिखते हैं या किसी हम राजा के ऊपर लिखते हैं तो वो महाकाव्य कहलाता है। तो जैसे हम राम भगवान को उदाहरण ले लेते हैं तो वो इन दोनों ही पहलुओं को मिला देते हैं। कैसे कि राम भगवान जो थे आपके राजवंश से भी थे, यानी कि इनके ऊपर जो कहानी लिखी गई वो महाकाव्य कहलाई। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहलाते हैं, यानी कि महान पुरुष थे, तो इस कारण से भी इनकी कहानी क्या कहलाई, महाकाव्य कहलाई। अब चूंकि भगवान का अवतार थे तो इसलिए इनके ऊपर लिखा गया महाकाव्य ग्रंथ भी कहलाया, है ना। तो केवल महाकाव्य ही ग्रंथ की श्रेणी में रखे गए हैं और सभी ग्रंथ महाकाव्य हैं, लेकिन सभी महाकाव्य ग्रंथ नहीं है, क्योंकि महाकाव्य तो आम पुरुषों पर भी यानी कि आम लोगों पर भी लिखा गया, हालांकि इतने भी आम नहीं। जैसे कि हमने बात की पृथ्वीराज चौहान, पद्मावती, तो ये भी अपने समय के बहुत ही प्रसिद्ध राजा रहे जिनके इतिहास लिखे गए, जिनके बारे में लोगों ने काफी सुना, समझा, पढ़ा। तो अब चूंकि इनका देखा जाए तो ये महान पुरुष तो नहीं थे लेकिन राजा थे, तो इनके ऊपर इसीलिए जो है महाकाव्य लिखा गया। बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं हम तीसरे अर्थ पे जिसका नाम है लिपिबद्ध विचार। लिपिबद्ध विचार क्या है? तो लिपि जो शब्द है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि लिपि क्या होती है। तो लिपि जो है आपका लिपि का मतलब होता है ध्वनि चिन्हों को लिखने का तरीका, है ना। अब ध्वनि चिन्ह क्या है उसको समझ लीजिए। जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मेरी लैंग्वेज यानी कि भाषा समझ में आए या ना आए, लेकिन आपको ध्वनि सुनाई देगी, है ना। तो यही जो ध्वनि है, इसको लिखने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। आसान शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि भाषा को लिखने का जो तरीका है वही क्या है, लिपि है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ही ध्वनि होती है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो हम बात कर रहे थे बोली की परिभाषा पर। जैसा कि मैंने बताया कि वह भाषा जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाए तथा जिसमें साहित्य की रचना ना की जा सके उसे हम क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। तो बोली जो होती है उसमें हम साहित्य नहीं लिखते हैं, है ना। और साथ ही साथ एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है। छोटे से क्षेत्र को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो मध्य प्रदेश में आपके 52 जिले हैं, 52 जिलों में से हम किसी एक जिले को चूज कर लेते हैं, यानी चुन लेते हैं, तो बाकी आपके कितने बचे, 51 जिले बचे। तो 51 जिलों की जो जनसंख्या है उसके आधार पर यदि देखें तो एक जिले की जनसंख्या मुट्ठी भर हो गई, है ना। तो वो एक जिला जो हमने चूज किया है यानी कि चुना है वो क्या कहलाएगा, जनसंख्या का एक छोटा सा भाग यानी कि छोटा सा क्षेत्र। तो वह भाषा जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं बोली। और बोली में साहित्य की रचना नहीं होती, क्योंकि बोली का स्वयं का व्याकरण भी नहीं होता, क्योंकि बोली इतनी विकसित नहीं होती है कि उसमें उसका व्याकरण हो। लेकिन कुछ बोलियां ऐसी हैं जो आगे चलकर विकसित हुई और उनका व्याकरण लिखा गया, तो वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाएगा आपसे कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती हैं या बोलियां कितनी होती हैं। तो हिंदी की होती है 5 उपभाषाएं और बोलियां कितनी होती हैं, 18। ठीक, यानी कि हिंदी भाषा, भाषा सबसे बड़ी होती है, भाषा से छोटी होती है उपभाषा, और उपभाषा से छोटी होती है विभाषा, विभाषा से छोटी होती है बोली। उपभाषा और विभाषा जो है इनमें थोड़ा सा अंतर है, तो ये मैं आपको जब ये कंप्लीट ये पूरा टॉपिक हमारा होने वाला होगा तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, या फिर इसके अगले भाग में ही मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। उससे पहले हम आते हैं हमारे वापस इस पॉइंट। तो जैसा कि बोलियों के बारे में हम जान चुके हैं कि बोलियां क्या होती हैं, अब हम बात करेंगे उपभाषा की। तो उपभाषा किसे कहा जाता है, तो जिसके अंतर्गत कई बोलियां आती हैं उसे कहते हैं हम उपभाषा, है ना। तो अब इसको समझ लेते हैं। जैसा कि आपके सामने ये पूरा बोर्ड है, इसको समझ लीजिए। जैसे कि आपकी ये पहली उपभाषा है, ये आपकी उपभाषाएं लिखी हुई हैं, ये आपकी बोलियां हैं। तो इनको हमने बांटा हुआ है कितने भागों में, 2 भागों, यानी कि टेबल बना दी हमने उपभाषा और बोलियां। तो पूर्वी हिंदी आपकी पहली उपभाषा है जिसके अंतर्गत आती हैं 3 बोलियां, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। ठीक, यानी कि आपको याद रखना होगा कि कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है ना। तो आपसे प्रश्न भी ऐसा पूछा जाता है जैसे कि अवधी निम्नांकित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आपका उत्तर होगा पूर्वी हिंदी। या आपसे पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इनमें से कौन सी बोली आती है, तो इन तीनों में से एक नाम होगा, बाकी 3 नाम यहाँ से होंगे। या आपसे पूछा जाता है कि निम्नांकित में से पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती, तो 3 नाम आपके ये होंगे, इनमें से एक होगा। तो इस तरीके से आपके बाकी के 5 भाषाओं से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो बढ़ते हैं हम आगे।
अगली हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। पश्चिमी हिंदी जो है आपकी सबसे बड़ी उपभाषा है, यानी कि इसमें कितनी बोलियां आती हैं? 5। जैसा कि आप देख सकते हैं, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और खड़ी बोली, ये जो है आपकी 5 बोलियां हैं, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और कोरबी। तो ये 5 बोलियां ऐसी हैं जो आपकी कहाँ बोली जाती हैं? यूपी और हरियाणा में। इनको बोला जाता है यूपी और हरियाणा में। अब चूंकि इसे सबसे बड़ा उपभाषा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें आपकी बोलियां कितनी आती हैं? 5 आती हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक में 3 या 4 बोलियां यहाँ पे हैं, लेकिन इसमें केवल कितनी आती हैं? आपकी 5 आती हैं। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि उपभाषा हम किसे कहते हैं? जिसके अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं उपभाषाएं केवल आपके कितने हैं? 5, लेकिन बोलियां टोटल कितनी है आपकी? 18। तो इन 18 बोलियों को हमने रखा हुआ है इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि ये यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपभाषा किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर बेटा जी आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी हिंदी हो जाएगा, है ना। एक बार फिर से हम पेन चेंज करेंगे जिससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। अब यदि हम बात करें बिहारी हिंदी की, तो बिहारी हिंदी जो भाषा है इसमें आपकी 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। और ये मुख्यतः कहाँ बोली जाती है? आपकी यूपी और बिहार में, है ना। तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये तीनों बोलियां आपकी कहाँ बोली जाती हैं? यूपी में और बिहार में। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं आगे हमारी अगली उपभाषा पे, जिसका नाम है आपका राजस्थानी हिंदी। तो इससे पहले मैं एक और बार पेन चेंज करता हूं अपना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं राजस्थानी हिंदी जो है आपकी, इसमें आपकी 4 बोलियां आ जाती हैं, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, ठीक, और इसके बाद मालवी, जो कि संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती है। यानी कि 4 बोलियां कौन कौन सी हैं आपकी? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। ये चारों बोलियां जो हैं आपकी कहाँ बोली जाती हैं? ये संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है कि संपूर्ण राजस्थान को भी क्षेत्र के हिसाब से, यानी कि भाषाओं के क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया है। पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान और दक्षिणी राजस्थान। तो जयपुरी जो आपकी बोली है ये पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मारवाड़ी जो बोली है आपकी, ये आपकी पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। इसके बाद आपकी जो है मेवाती जो है ये आपकी उत्तरी राजस्थान में, और मालवी जो है आपकी दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। तो इस तरीके से जो आपकी राजस्थानी हिंदी है वो संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक शब्द हमसे यहाँ छूटा हुआ है, ढुंढाड़ी। तो ढुंढाड़ी बेटा जी ये एक अन्य नाम है एक बोली का, जिसका नाम है जयपुरी। यानी कि जयपुरी को ही हम क्या कहते हैं? ढुंढाड़ी भी कहते हैं। तो ये हमें याद रखना है। आपसे पूछा जाता है जैसे कि ढुंढाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या? आपका राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है, और राजस्थान में भी कहाँ? पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। इससे पहले हम एक बार फिर से पेन को बदल लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी में आपकी 3 बोलियां आ जाती हैं, कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली। चूंकि आपको किताबों में 17 बोलियां दी गई हैं और उन 17 बोलियों में एक बोली को नहीं जोड़ा गया है, जिसका नाम है नेपाली। यानी कि चूंकि ऐसा नहीं है, आपकी बोलियां कितनी हैं? 18 ही हैं। तो आपको ये याद रखना है, किताबों से भ्रम में नहीं पड़ना है। टोटल आपकी हिंदी की 18 बोलियां हैं और 5 उपभाषाएं हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, कुमाऊनी, नेपाली, गढ़वाली ये मुख्यतः कहाँ बोली जाती हैं? आपकी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही बोली जाती हैं। ठीक, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं कुमाऊनी, नेपाली और गढ़वाली। तो यहाँ पे ये जो है आपका पूरा टॉपिक जो है समाप्त होता है, जिसका नाम है हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां। मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। जैसे कि आपसे पहले पूछा जाएगा कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो आपकी 5 हैं। कितनी बोलियां हैं? तो 18 है। ठीक, आपसे पूछा जाता है सबसे बड़ी उपभाषा किसे कहते हैं हम, तो वो आपका कहते हैं पश्चिमी हिंदी को। ठीक, आपसे पूछा जाता है कि निम्नांकित में पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो उत्तर ये। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, उत्तर ये। बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं, उत्तर ये। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत उत्तर ये, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत उत्तर ये। यानी कि आपको याद रखना है कि किस उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। इसका हमें विशेष रूप से याद रखना होगा, क्योंकि ये आपके एमपीएसआई में पूछा ही जाता है। इनमें से ज्यादातर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक समाप्त होगा। इसके बाद हम अगले भाग में यानी कि भाग 7 में आगे का जो है अध्ययन शुरू करेंगे, यानी कि इस इतिहास का
यानी कि हिंदी का जो इतिहास है इस अध्याय का आगे का अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे YouTube चैनल के बारे में जिसका नाम है निक्स क्लासेस, और आपको बस करना ये है कि इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि यहाँ पर डले हुए जितने भी वीडियोस हैं जो भी हमने अपलोड किए हुए हैं वो सभी के सभी स्टार एजुकेटर्स के हैं, जो कि अपने अपने फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं, है ना। तो आपको करना यह है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वहाँ पर डले हुए सारे वीडियोस को वॉच करना है और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये जो स्टडी मटेरियल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से जिसका नाम है निक्स क्लासेस। आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक के माध्यम से जुड़ सकते हैं और आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के माध्यम से फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब चैनल है निक्स क्लासेस, ये आपको यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे, व्यापम के कंप्लीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता है अपने स्टार एजुकेटर्स के द्वारा। तो एक बार बेटा जी हम आपसे फिर अलविदा चाहेंगे, मिलेंगे हम आपसे बहुत जल्द अगले भाग में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं कल।